हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। ये हमारा साइंस एंड एनसीईआरटी का 7th चैप्टर है, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे और डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा मोशन और मेजरमेंट, इनकी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री क्या है मतलब कि ये किस तरीके से धीरे धीरे इवॉल्व हुए, कैसे कैसे डेवलप हुआ, मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिक, मेजरमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो मोशन और मेजरमेंट, इन दोनों के बारे में बताने से पहले इस चैप्टर में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है ट्रांसपोर्टेशन का, कि ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प अब कब लेते हैं? जब डिस्टेंस हमारी, जितना अगर हम पैदल नहीं चल सकते हैं तो उस डिस्टेंस से ज़्यादा की डिस्टेंस हो, तब हमको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस की ज़रूरत हो तो हमको दूसरी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से कैसे हम पैदल चलते चलते एरोप्लेन और इन सब चीज़ों तक पहुंचे हैं, तो किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट हुआ। इससे थोड़ा बहुत डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। जैसे कि बस है, नॉर्मल है तो उसके लिए साइकिल ले लिया, उससे ज़्यादा की डिस्टेंस है तो उसके लिए कार या बस ले लिया, उससे भी ज़्यादा की डिस्टेंस है तो ट्रेन ले लिया। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट है। इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे स्टार्टिंग में ही इंक्लूड किया गया है। तो इसमें एक जनरल डिस्कशन है जिसमें बच्चों को ऐसे बोला गया है कि मतलब जैसे कि आप वेकेशन वगैरह पे घूमने जाते हैं तो किस किस चीज़ के थ्रू जाते हैं। अब हर एक बच्चे का अलग जवाब होगा। बुलक कार्ट होगा, किसी का ट्रेन है, किसी का बस है। तो इससे क्या होगा, बच्चे समझेंगे कि आज के टाइम में तो हम बस या ट्रेन इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, पहले के टाइम में किस तरीके से, एंशियंट इंडिया में या फिर एंशियंट टाइम में किस तरीके से लोग ट्रैवल करने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, फिर कैसे ट्रैवल करते हैं। तो बच्चों में इस तरह की क्यूरियोसिटी आएगी, इसलिए ये वाला ओवरव्यू यहाँ पे दिया गया है। तो इंगेज करने के लिए टीचर ने सबसे पहले क्या कहा, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल मेंशन किया हुआ था जिसमें जो छोटी व्हील वाली व्हीकल्स होती हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं कि वो मार्स की सॉइल्स पे भी चल सकें। तो स्पेस क्राफ्ट के थ्रू उनको वहां पे ले जाना है, ऐसी आर्टिकल एक न्यूज़पेपर में दी हुई थी। तो टीचर ने बच्चों को ये पढ़ने के लिए कहा। उसी टाइम पर पहेली कुछ स्टोरीज पढ़ रही थी, मतलब एंशियंट इंडिया वगैरह के बारे में। तो वो जानना चाहती थी कि जो पहले के टाइम में थे, मतलब एंशियंट टाइम में जो लोग थे, वो लोग किस तरीके से ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो यहाँ पे क्या किया गया है, ट्रांसपोर्ट की स्टोरी बताई गई है। स्टार्ट करते हैं। पहले के टाइम में लोगों के पास किसी भी तरीके का कोई भी साधन नहीं होता था कहीं भी एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। तो वो क्या करते थे, पैदल ही चलते थे। क्या करते थे, अपने पीठ पे सामान को लाद लेते थे, अपने बैग पर गुड्स को कैरी करते थे और उसके बाद जहां भी उनको जाना होता था वो पाँव पे, मतलब पैदल ही चल करके जाते थे। उसके बाद जो एनिमल्स हैं, जब व्हील की डिस्कवरी हो गई, जब पहिए के बारे में लोगों ने जान लिया, जब पहिए का यूज होने लगा, तो लोगों ने क्या किया, एनिमल्स का यूज करके ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू किया। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वर यूज फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। और जब उनको वाटर रूट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करना होता था या फिर ट्रैवलिंग करनी होती थी तो वो क्या करते थे, बोट्स का यूज करते थे। तो मतलब उन्होंने बोट्स का यूज, पहले नॉर्मली जो बोट बनाई जाती थी वो नॉर्मली ऐसे वुड, ऐसे लकड़ी का एक गट्ठर टाइप का होता था, उसके ऊपर ऐसे होलो चीज ऐसे रख दी जाती थी, उसी को बोट मान करके और उसी पर वाटर रूट्स में ट्रैवलिंग की जाती थी। लेकिन बाद में लोगों ने क्या किया, अलग अलग वुड के पीसेस को इकट्ठा करके और एक बढ़िया सा शेप दिया, जिससे कि प्रॉपर एक बोट का शेप आया। फिर है हमारा, ये हमारा बोट के बारे में हो गया। पैदल चलते थे, पैदल के बाद जब थोड़ा बहुत पहिए वगैरह का के बारे में हमको पता चल गया तो एनिमल्स का यूज करके एनिमल्स के साथ जाते थे ट्रैवलिंग के लिए। फिर हमने बोट की डिस्कवरी की वाटर रूट्स में ट्रैवल करने के लिए। बोट्स के बाद है व्हील का इन्वेंशन हुआ। तो व्हील के इन्वेंशन से ही धीरे धीरे क्या है, एक बहुत बड़ा चेंज आया ट्रांसपोर्ट के साधनों में। मतलब जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है उन सब चीजों में नॉर्मली हम पहले एनिमल्स का सहारा लेकर के करते थे, लेकिन जब व्हील का इन्वेंशन हो गया, पहिए का इन्वेंशन हो गया, तो पहिए के इन्वेंशन के बाद कम से कम हजारों सालों में जाकर के आज हम एरोप्लेन वगैरह तक आ गए। एरोप्लेन नहीं, हम यहाँ तक स्पेस में भी जाकर के ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसी भी चीजें हैं जो फिर आज के टाइम में स्टार्ट हो गई हैं। तो क्या हो गया, हजारों साल तक इस
व्हील की हेल्प से बहुत सारा डेवलपमेंट हमारा ट्रांसपोर्ट के फील्ड में हुआ. Until the beginning of the 19th century, people still depended on animals, boats and ships to transport them from place to place. मतलब 19th सेंचुरी की शुरुआत तक लोग पैदल जाना या फिर एनिमल्स के थ्रू जाना, बोट्स के थ्रू जाना या शिप्स के थ्रू जाना, ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. तो ये हो गया हमारा. उसके बाद इन्वेंशन हुई स्टीम इंजन की. स्टीम इंजन का डेवलपमेंट होने के बाद रेल रोड्स बनाई गई जिससे कि स्टीम इंजन वहां पर लेकर के चल सके. तो फिर एनिमल्स, बोट्स और शिप्स, इन सब के बाद क्या हुआ, स्टीम इंजन का डेवलपमेंट हुआ. उसके बाद रोड्स का डेवलपमेंट हुआ. इन सब का होने के बाद फिर ऑटोमोबाइल्स का डेवलपमेंट धीरे धीरे स्टार्ट हुआ. ऑटोमोबाइल्स का मतलब मोटर कार्स का, ट्रक्स है, बसेज है, इन सारी चीजों का. मोटराइज्ड बोट्स और शिप्स हैं, इनका भी, जैसे कि पहले ट्रांसपोर्ट, अगर पानी में हमको जाना है, ट्रैवल करना है या पानी में ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसके लिए क्या करते थे, शिप्स या बोट्स का यूज करते थे. लेकिन बाद में क्या हुआ, मोटराइज्ड बोट्स या फिर शिप्स बाद में बनाई गई जो फिर पानी में ट्रैवल करने के लिए और ज्यादा सुविधा वाला हो गया. ठीक. The early years of 1900 saw the development of aeroplanes. और 19th सेंचुरी की शुरुआत में ही हम लोगों ने एरोप्लेन की जो विकास है, धीरे धीरे एरोप्लेन में भी डेवलपमेंट होना, अलग अलग तरीके के आना, ये स्टार्ट हो गया. ये जो हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स है, मोनोरेल्स है, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स है, स्पेस क्राफ्ट है, ये सारी चीज जो है वो 20th सेंचुरी का कंट्रीब्यूशन है. मतलब 20th सेंचुरी की देन है. 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स और स्पेस क्राफ्ट, ये सारी चीजें आई. ठीक. उसके बाद हमने देख लिया मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो भी था. मतलब सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई, लोग पैदल चल करके जाते थे. उसके बाद उन्होंने एनिमल्स का यूज करना स्टार्ट किया. एनिमल्स का यूज करने के बाद जब उनको वाटर रूट में जाना हो तो उसके लिए बोट का यूज करना स्टार्ट किया. अब बोट का यूज भी उन्होंने पहले नॉर्मली किया था, ऐसे ही लकड़ी रख करके, हॉलो कैविटी पर रख करके बोट बनाई जाती थी, अब उसी पे ट्रेवल किया जाता था. बाद में धीरे धीरे चल के जो अलग अलग पीसेज हैं लकड़ी की, उनको कलेक्ट करके और अच्छी एक प्रॉपर शेप बोट को दिया गया. बोट के बाद जब स्टीम इंजन का डेवलपमेंट हो गया, इन्वेंशन हो गया, तो स्टीम इंजन का इन्वेंशन होने के बाद रेल रोड्स वगैरह बनाई गई. तो मतलब बोट के बाद क्या है, स्टीम इंजन आया. उसके बाद नॉर्मली जो ये मतलब ऑटोमोबाइल्स है हमारे, बस और कार है और बाकी सारी चीजें जो हैं वो ऑटोमोबाइल्स में जो भी आते हैं वो सारा हमारा स्टीम इंजन के बाद ऑटोमोबाइल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ. ऑटोमोबाइल्स के बाद 20th सेंचुरी में जाकर के जो सुपरसोनिक एरोप्लेन्स हैं या फिर ट्रेन से, मोनोरेल्स हैं, वो सारी स्टार्ट कराई गई. तो ये हमारा है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो धीरे धीरे 20th सेंचुरी तक इतना ज्यादा डेवलप हुआ. तो हमने अब सारा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ते हैं अपना जो मेजरमेंट का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं. तो अगर किसी को कहीं पे जाना हो तो जाने के लिए हमको पता होना चाहिए ना कि उसकी डिस्टेंस कितनी है. कम डिस्टेंस होगी उस हिसाब से हमको ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा, ज्यादा डिस्टेंस है तो उस हिसाब से हमको ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा. या फिर ट्रांसपोर्टेशन से हटा दें हम, तो किसी भी एक्टिविटी को करना है, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक नॉर्मल सी एक्टिविटी दे रखी है कि दो फ्रेंड्स हैं, वो एक टेबल पर, मतलब दो चेयर पे बैठे हुए हैं, उनके पास डेस्क है एक. अब एक डेस्क में उनसे कहा गया कि आधी तुम्हारी है और आधी तुम्हारी है, तो किसी की ज्यादा ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने खुद के लिए ही एक आसान तरीका निकालने के लिए क्या किया, गिल्ली डंडा लिया. गिल्ली डंडा से मेजर किया तो दो गिल्ली के बराबर, दो डंडे के बराबर लेंथ आ रही थी और दूसरी दो गिल्ली के बारे में, मतलब गिल्ली और डंडा, इन दोनों की दो दो की लेंथ आ रही थी. तो उस तरीके से उन्होंने डिवाइड कर लिया. ठीक. तो मतलब हमको किसी भी चीज का अगर मेजरमेंट करना है तो एक प्रॉपर चीज हमारे पास, एक कोई नोन क्वांटिटी होनी चाहिए जिससे कि हम उस अननोन क्वांटिटी का मेजरमेंट कर सकें. ठीक. अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, मतलब यहाँ पे जो एक्टिविटी बताई गई मैं वही आपको बता रही हूँ. तो यहाँ पे एक्टिविटी यही दी गई है कि पहले दो बच्चे हैं, उनको एक जगह पे बिठाया गया और एक डेस्क दी गई उनको. अब एक डेस्क पे कहा गया आधी तुम्हारी आधी उनकी, तो किसी को ज्यादा ना मिल जाए, इस वजह से उन्होंने मेजरमेंट के लिए, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. एक्टिविटी के थ्रू बताया गया किसी भी चीज को अगर मापना है, किसी भी चीज का मेजर लेना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हमको एक प्रॉपर क्वांटिटी चाहिए होती है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं. तो उन्होंने एक प्रॉपर क्वांटिटी क्या ली, वो ली उन्होंने गिल्ली डंडा.
तो गिल्ली डंडा से उन्होंने जब मेजरमेंट किया तो इस तरीके से उन्होंने डेस्क को डिवाइड किया। कुछ दिन बाद ये जो लाइन बनाई थी हाफ हाफ के लिए, वो लाइन जो है वो मिट गई। तो मिटने के बाद उन्होंने जो उनके पास पुराना गिल्ली डंडा था वो खो गया, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो दूसरा गिल्ली डंडा खरीदा था उससे मेजरमेंट लिया। तो दूसरी बार में क्या हुआ कि थोड़ा बहुत जो था वो गिल्ली का लेंथ एक्स्ट्रा आ रहा था, गिल्ली का लेंथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा था। मतलब कि यहां से हमें ये समझ में आता है कि हमारे पास एक प्रॉपर क्वांटिटी वाली चीज होनी चाहिए मेजर करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू मेजरमेंट करेंगे तो कभी सेम चीज है तो फिर ज्यादा हो सकती है, सेम चीज है तो वो कम हो सकती है। तो कम ज्यादा का वेरिएशन होने से बचने के लिए ही धीरे धीरे जा करके मेजरमेंट का भी डेवलपमेंट हुआ। और पहले हम नॉर्मली किस तरीके से, या तो हाथ के थ्रू, बित्ता वगैरह बोला जाता था, बित्ता या अंगुल, इन सब तरीकों से किसी न किसी तरीके से हम मेजरमेंट लेते थे। पर सबका मेजरमेंट मतलब सबके हाथ का साइज अलग, सबके पैर का साइज अलग, सबके आर्म्स का साइज अलग, तो सबका साइज अलग होता है। तो क्या होता था, किसी भी चीज का मेजरमेंट लेने में बहुत सारे वेरिएशंस होते थे। तो एक एक्यूरेट मेजरमेंट किसी भी चीज का लेने के लिए बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, और हम इससे धीरे धीरे आए सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारी जो फिक्स्ड यूनिट्स हैं उन पर। तो उनको भी धीरे धीरे हम समझेंगे। तो जो उन्होंने दूसरा गिल्ली डंडा लिया उससे उनको वेरिएशन मिला। तो अगर उनको एग्जैक्ट मेजरमेंट लेना है तो हम उनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग ले लें, धागा टाइप का, जिससे कि वो प्रॉपर मेजरमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद उस पर ये इसका आधा है, या इसका 1/4 है, या इसका 1/8 है, इस तरीके से स्ट्रिंग लेंथ की हम मेजरमेंट लेकर के और एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक। अब ऐसे बहुत सारी जगह होती हैं, फिर ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं जहां पे हमको लेंथ की या फिर डिस्टेंस की मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि टेलर को कपड़े की लेंथ पता होगी, तभी वो पता कर पाएगा कि कुर्ते के लिए कितने कपड़े की जरूरत है। या फिर कारपेंटर को अगर कबर्ड बनाना है तो उसके लिए भी उसको हाइट की मेजरमेंट करनी पड़ेगी, उसी हाइट के हिसाब से वो कबर्ड को बना सकता है कि कितनी लकड़ी चाहिए उसको बनाने के लिए। या फिर फार्मर है, फार्मर को भी लेंथ और ब्रेथ दोनों पता होना चाहिए, किसी भी लैंड की एरिया, मतलब कि एरिया पता होना चाहिए, तो उसकी मतलब लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए, जिससे कि वो पता कर सके कितनी एरिया में उसको कितना बीज बोना है, या फिर कितने क्रॉप पे उसको कितना पानी देना है। तो हर एक जगह पे हमको लेंथ की या फिर डिस्टेंस की, इन सब चीजों की मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। किसी की हाइट बतानी हो, कितना लंबा रूम है ये बताना हो, डेस्क कितनी वाइड है ये बताना हो, दिल्ली से लखनऊ की डिस्टेंस कितनी है ये बताना हो, तो ये सारे क्वेश्चंस में जो कॉमन चीज है, कॉमन कंसर्न है, वो क्या है, डिस्टेंस का। मतलब कि हमको अगर डिस्टेंस पता है या फिर लेंथ पता है तभी इन सारी चीजों का मेजरमेंट हम कर सकते हैं। तो कुछ मेजरमेंट्स के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे एक नॉर्मल एक्टिविटी दी गई है, आपके किसी काम की नहीं है। इसमें है कि अलग अलग स्टूडेंट्स से बोला गया है कि वो अपने लेंथ की, क्लासरूम की जो लेंथ है और क्लासरूम की जो विड्थ है उसको ऐसे हाथों से ही, ये इस तरीके से थंब के टिप से लेकर के, ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, सॉरी ये जो लास्ट उंगली होती है, इसमें यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस के थ्रू हम पता करेंगे कि डेस्क की लेंथ और ब्रेथ दोनों कितनी है। पर जब हम इसको कर रहे होंगे तो मेजरमेंट करने के टाइम हर एक बच्चे की साइज अलग है, हर एक बच्चे की ग्रोथ अलग है, तो सबका क्या होगा, मेजरमेंट वेरिएट करेगा, डिफरेंट आएगा। तो इसलिए क्या है, हमको एक प्रॉपर क्वांटिटी चाहिए किसी भी चीज का मेजरमेंट करने के लिए। अब नॉर्मली अगर कहें कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, तो कभी भी नोन क्वांटिटी से जब किसी अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। और ये जो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है उस फिक्स्ड क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। तो क्या हो गया, अगर नोन क्वांटिटी से किसी अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन किया जाए तो इसी को हम कहते हैं मेजरमेंट।
और ये जो नॉन क्वांटिटी होती है उसे जो मतलब फिक्स्ड रहती है, जिससे हम मेजर कर रहे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। इसके अलावा मेजरमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट जो है वो नंबर होता है और दूसरा पार्ट होता है वो यूनिट बताता है। जिस भी चीज की हम मेजरमेंट मतलब जिस फिक्स्ड क्वांटिटी के थ्रू मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी यूनिट बताता है। जैसे कि अगर हम कहें 12 लेंथ्स ऑफ योर फुट, तो ये 12 क्या हो गया? पहला पार्ट जो कि नंबर है, और लेंथ ऑफ योर फुट मतलब जो फुट लेंथ है वो क्या हो गया? वो सेकेंड पार्ट हो गया, जिसमें कि हमने यूनिट बताई है कि किस यूनिट के थ्रू हम अननोन क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब क्योंकि जब ये जो भी अभी बताया, ये एक्टिविटी बताया जिसमें कि बच्चों से कहा गया मेजरमेंट लेने के लिए, तो सबके पैर अलग हैं, तो सबके पैर अलग है तो मेजरमेंट तो डिफरेंट ही होगी। तो सबका हैंड स्पैन अलग है, तो उस हिसाब से जो टेबल की लेंथ और ब्रेथ होगी वो भी डिफरेंट आएगी। तो इसी वजह से किसी सबकी हाइट और ग्रोथ और साइज अलग होने की वजह से जो मेजरमेंट है वो भी सबका डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो ये जो वेरिएशन है इसको हटाने के लिए और मेजरमेंट में एक्यूरेसी लाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स की जरूरत पड़ी, जो कि बाद में धीरे धीरे यूज करके उसको डेवलप किया गया। तो वो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होती हैं, इनको समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत में मतलब एंशियंट टाइम में लोग किन यूनिट्स का यूज करते थे मेजरमेंट करने के लिए, उसको देखते हैं। एंशियंट टाइम में क्या होता था? लेंथ ऑफ फुट ये मेजरमेंट का तरीका होता था। विथ ऑफ अ फिंगर उसके थ्रू मेजर किया जाता था। पैरों के स्टेप्स कितने कदम चले उनके बेसिस पे मेजरमेंट किया जाता था। तो इस तरीके की अलग अलग यूनिट्स का मेजरमेंट करके पहले के टाइम में मेजरमेंट किया जाता था। लेकिन जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो वहां पर उनके पास कुछ ना कुछ एक बढ़िया स्रोत था मेजरमेंट्स करने का, क्योंकि हमको ऐसे बहुत सारे सबूत मिलते हैं जहां पर मतलब उन्होंने जो भी कंस्ट्रक्शंस किए थे उन कंस्ट्रक्शंस की ज्योमेट्री जो थी वो बिल्कुल परफेक्टली डिजाइन थी। मतलब कि अगर कहीं पे कोई चीज 2 सेंटीमीटर के टॉम्ब में है तो दूसरी चीज भी 2 सेंटीमीटर के ही टॉम्ब पे है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उस टाइम पे मेजरमेंट का बहुत अच्छा खासा कोई स्रोत उनके पास था। इसके अलावा एक और मेजरमेंट की यूनिट है क्यूबिट। क्यूबिट मतलब क्या होता है? द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स। मतलब एल्बो से लेकर के यहाँ से जो फिंगर टिप होती है यहाँ तक की जो पूरी डिस्टेंस आती है वो क्या कहा जाता है? वो होती है एक क्यूबिट। इसके अलावा लोग फुट को भी एक यूनिट की तरह यूज करते थे। मतलब कदम चल करके इतने पैरों का कदम जो है वो यूनिट है, मतलब वो उनका एक पैमाना था किसी भी चीज को मेजर करने का। इसके अलावा एक क्यूबिट के अलावा एक और था यार्ड। यार्ड क्लॉथ की मेजरमेंट के लिए नॉर्मली यूज किया जाता था। तो अगर एक यार्ड कहें तो एक यार्ड का मतलब क्या होता था? डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउट स्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चिन। अगर अपने हाथ को हम इस तरीके से बाहर की तरफ स्ट्रेच कर दें तो चिन से लेकर के जो स्ट्रेच्ड आर्म की जो टिप है वहां तक जाकर के जो पूरी डिस्टेंस होती थी उसे कहते थे 1 यार्ड। तो यार्ड की भी डिस्टेंस, यार्ड आपको पता चल गया क्या होता है, क्यूबिट पता चल गया क्या होता है। इसके अलावा अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें तो एंशियंट इंडिया में अंगुल मतलब एक फिंगर के बराबर लेंथ ली जाती थी, या फिर मुट्ठी ये फिस्ट इस तरीके से बना करके मेजरमेंट ली जाती थी। तो ये सारे कुछ तरीके थे जिसके थ्रू पहले के टाइम में मेजरमेंट किया जाता था। ये सारी कुछ स्टैंडर्ड यूनिट थी पहले के टाइम में। आजकल भी हम देखेंगे जैसे फ्लैट सेलर वगैरह होते हैं तो वैसे ही अपने हाथ को स्ट्रेच करके या फिर उंगली से ही अपना जो भी मेजरमेंट करना होता है वो करते हैं। ठीक। अब क्योंकि हर किसी का बॉडी पार्ट दूसरे के साइज से डिफरेंट हो सकता है तो इस वजह से हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए मेजरमेंट करने के लिए, नहीं तो क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगी मेजरमेंट में, और इसके अलावा बहुत सारे वेरिएशंस भी हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया? 1790 में फ्रेंच वासियों ने क्या किया? एक स्टैंडर्ड यूनिट तैयार की जिसको कहा जाता है मेट्रिक सिस्टम। 1790 में फ्रेंच ने एक स्टैंडर्ड यूनिट तैयार की मेजरमेंट की जिसको बोलते हैं मेट्रिक सिस्टम। यूनिफॉर्मिटी को बनाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया?
एक ऐसी यूनिट तैयार की, स्टैंडर्ड यूनिट तैयार की जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सब लोग एक्सेप्ट करें, और किसी भी चीज का कहीं कुछ मेजरमेंट करना हो या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजना हो, बताना हो, तो किसी भी तरीके की कोई वेरिएशंस ना हो, प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ उस चीज का मेजरमेंट दूसरे तक पहुंच सके। तो इसी यूनिफॉर्मिटी को बनाने के लिए क्या किया, एक स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट का तैयार किया। उस स्टैंडर्ड यूनिट को क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या फिर एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जैसे कि लेंथ की मीटर होती है, ऐसी 6-7 होती हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, मतलब आगे की क्लासेस में। अब 6th क्लास के लिए इतना ही है। अब आपने सबसे पहला जो हमारे पास चारों तरफ बिल्कुल हम सामने देख सकते हैं, मेजरमेंट की जो एक स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास होती है वो क्या होती है, स्केल। तो स्केल में जो डिवीजन होता है वो किस तरीके से होता है, हर एक मीटर जो है वो 100 इक्वल डिविजन्स में होता है, जिसको सेंटीमीटर कहा जाता है। और हर एक सेंटीमीटर का 10 इक्वल डिवीजन होता है, जिसको कि मिलीमीटर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब जितने इक्वल डिविजन्स हैं वही उसकी उससे छोटी यूनिट हो जाएगी। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 इक्वल डिविजन्स थे, जिसको मिलीमीटर कहा जाता है। तो इस तरीके से एक यूनिट पूरी तैयार की गई। अब लार्ज डिस्टेंसेस अगर कवर करनी है, मेजर करनी है, तो लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ये मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में हम नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए लार्जर यूनिट लेंथ की यूज की जाती है, जिसको बोलते हैं किलोमीटर। और 1 किलोमीटर में 1000 इक्वल डिविजन्स होते हैं, जिसको कि 1000 मीटर कहा जाता है। ठीक, तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स तैयार की, जिससे कि हम एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकें। अब लेंथ का करेक्ट मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है, तो ये इसमें बहुत कुछ बताया गया है, इतना देखने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि सबसे पहले पोजीशन का ध्यान रखना है। पोजीशन का ध्यान रखना है, मतलब स्केल को इस तरीके से रखना है, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल यहां से स्टार्ट होना चाहिए मेजरमेंट। और ये जो दूसरा तरीका बताया गया थोड़ा सा टेढ़ा करके, तो ये गलत तरीका है। इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट रख करके मेजरमेंट ली जाती है लेंथ की। ठीक, दूसरा क्या है, अगर मेजरमेंट इस तरीके से, मतलब जो स्केल है उसमें 0 वाला नहीं दिया गया है, ऐसे ही स्टार्ट कर दिया गया है, तो यहाँ पे स्केल रख करके मेजरमेंट करें, और उसके बाद जो आपका फाइनल आ रहा है उसमें से 1 सेंटीमीटर को माइनस कर दें। तीसरा क्या होता है, किस तरीके से देखना है, देखने का लेफ्ट से या राइट से इस तरीके से नहीं देखना है, बिल्कुल सेंटर में अपनी आंखों को रख करके तब मेजरमेंट देखना है कि कहां से कहां तक की लेंथ है। तो ये 3 फैक्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेंथ का करेक्ट मेजरमेंट लेने के लिए। ठीक, ये हो गया आपका। अब एक एक्टिविटी यहाँ पे बताई गई है कि बच्चों को क्या किया गया, कई सारे बच्चों को इकट्ठा किया गया, अब उनसे मेजर करने के लिए कहा गया, हाइट का मेजरमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे ये देखेंगे किसने हाइट का मेजर किया। एक बार हाथों से, मतलब ऐसे इस तरीके से बित्ता लेकर के हैंड स्पैन्स के थ्रू हाइट का मेजरमेंट करेंगे, और दूसरी बार सेंटीमीटर का, मतलब कि स्केल की हेल्प से हाइट को हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे कि कैसा होता है। तो किसने किया, ऐसे 4-5 बच्चों को ले लिया और हैंड स्पैन और सेंटीमीटर दोनों ही यूनिट्स में मेजर करके देखा। तो जो हैंड स्पैन है वो तो चलो साइज वगैरह की वजह से, सबके बॉडी का शेप डिफरेंट होने की वजह से हाइट में, मतलब हैंड स्पैन से जो मेजरमेंट किया गया था वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हर एक बच्चे के या कुछ बच्चों के जो सेंटीमीटर में मेजरमेंट्स लिए गए थे स्केल के थ्रू, उसमें भी कुछ ना कुछ जो डिफरेंस था वो देखने को मिला। तो ये क्या है, ये कुछ एरर्स होती हैं जो हम आगे के क्लासेस में जो न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि ये जो स्मॉल एरर्स होती हैं वो ऑब्जर्वेशन लेने के टाइम हो सकती हैं। तो इस वजह से इसके लिए नोइंग और हैंडलिंग ऐसी एरर्स के लिए आगे के चैप्टर में कुछ मेथड्स और बताए गए हैं, और ये क्यों हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, वो भी देखा गया है। तो आपके लिए बस इतना है कि हो सकता है स्केल वगैरह के थ्रू भी अगर ऑब्जर्वेशन ली जाए तो वो डिफरेंट और वेरिएशंस हो सकते हैं। कर्व्ड लाइन है, कर्व लाइन का मेजर कैसे किया जाता है, मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो ये कर्व ये है,
इसका मेजरमेंट हमको करना है, ये जो कर्व शेप में दिखा रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, एक स्ट्रिंग लेना है। स्ट्रिंग लेने के बाद ये धागा लिया है हमने, धागा लेने के बाद उसका पेन से एक मार्क कर देंगे जो ए होगा। फिर पूरा मेजर करने के बाद स्ट्रेच करके इसको मेजर करेंगे, धागे को स्ट्रेच करके मेजर करेंगे। फिर जहां पे उसका एंड आएगा उसको बी मार्क कर देंगे। तो इस तरीके से हम धागे के थ्रू किसी भी कर्व्ड स्ट्रक्चर का लेंथ मेजर कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, धागे का ए से बी तक लेकर के मेजरमेंट लिया। अब इस धागे को स्केल पर रख करके इसकी लेंथ को कितने सेंटीमीटर में है, कितने मीटर में है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से कर्व्ड लाइन का मेजरमेंट किया जाता है। तो ये था हमारा मेजरमेंट के बारे में। अब देखेंगे मोशन क्या होता है। इसमें तो एक नॉर्मल एक्टिविटी से स्टार्ट किया। आप इतना समझिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब उसकी पोजीशन में चेंज आता है किसी ना किसी टाइम में, ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, मोशन कहते हैं। जब किसी चीज की पोजीशन में चेंज आता है किसी ना किसी डेफिनेट टाइम इंटरवल में, तब उसी को मोशन कहा जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मान लो कार है, तो ये क्या है, रेस्ट पर है, ठीक है, ये रुकी हुई है। जब टाइम के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में थोड़ा भी चेंज नहीं आता है, तब उसको हम क्या कहते हैं कि वो रेस्ट में है। और अगर टाइम की रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन में किसी भी तरीके का थोड़ा बहुत भी चेंज आता है, तब हम क्या कहते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। तो ये होता है हमारा मोशन। मूविंग थिंग्स अराउंड अस, अगर हम कहें लिस्ट बनाने के लिए, तो अपने आसपास की जितनी भी चीजें हैं उन सब का पहले एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद हम चेक करेंगे इनमें से कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि मूव कर रही हैं, जिससे हम पता कर सकें कि क्या चीज मोशन में हो सकती है या क्या चीज मोशन में होती है, या फिर कब कोई भी चीज मोशन में होती है। हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और इट रेस्ट, बता दिया मैंने आपको कि कोई भी चीज मोशन में है कि रेस्ट में है। ये चीज हम कैसे पता करते हैं, इसी के थ्रू, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब कि वो मोशन में है, और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि वो स्टेशनरी है या फिर वो रेस्ट पे है। जैसे कि यहाँ पे दो चीज कंपेयर करके बताई गई है, एक बर्ड का और एक टेबल का। टेबल अपनी जगह पे तब तक रहेगी जब तक कि हम उसको ना मूव करें, तो टेबल क्या है, रेस्ट पे है। और बर्ड को देखेंगे तो वो उड़ती रहती है, फिर चलती रहती है, तो फिर बर्ड में क्या है, मोशन है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, इस वजह से बर्ड जो है वो मोशन में कहेंगे। और टेबल जो है वो जब तक हम उसको नहीं छू रहे हैं तब तक वो उसी जगह पे रखी हुई है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं हो रहा है उसके पोजीशन में, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो टेबल है वो रेस्ट है। अब यहाँ पे एक आंट का बताया गया है मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, इसमें कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। हमने पढ़ लिया मोशन क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आता है टाइम के रिस्पेक्ट, तो उसको मोशन कहते हैं। कोई भी चीज रेस्ट में है कब कहते हैं, जब टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज की मतलब किसी तरीके को डिस्प्लेसमेंट ना हो किसी भी चीज का, तो उसको हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है। अब मोशन, जैसे कि अलग अलग तरीके का मोशन हर एक चीज का होता है। चिड़िया है वो अलग तरीके से मोशन कर रही है, हम लोग जो है वो अलग तरीके से मोशन कर रहे हैं। बॉल को उठा करके फेंक दिया तो उसका मोशन अलग होता है, हाथ में बॉल पड़ी हुई है उसको हमने नीचे गिरा दिया तो उसका मोशन अलग होता है। तो मोशन अलग अलग तरीके से एग्जीक्यूट होने के कारण ही मोशन अलग अलग टाइप का होता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन। तो जब हम सड़क पर देखें तो जो व्हीकल्स चल रहे हैं वो स्ट्रेट रोड पे चल रहे होते हैं, या फिर जब मार्च पास्ट हो रहा होता है सोल्जर्स का परेड में, या फिर अगर हम किसी भी पत्थर को ऊपर से नीचे गिरा देते हैं, तो इन सब चीजों का जब मोशन होता है तो उस मोशन को क्या बोलते हैं, वो रेक्टिलिनियर मोशन है। मतलब कि अगर कभी भी मोशन स्ट्रेट लाइन में या फिर स्ट्रेट पाथ में हो रहा हो तो वो किस तरीके का मोशन होता है, वो होता है रेक्टिलिनियर मोशन। ये है आपका, ये परेड हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन में हो रही है। और यहाँ पे ये जो गाड़ियां चल रही हैं, व्हीकल्स चल रही हैं, वो भी क्या कर रही हैं, स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही हैं, तो
तो इसका भी मोशन क्या हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। तो ये सब एग्जांपल्स हो गए कुछ रेक्टिलिनियर मोशन के। Objects move along a straight line. This type of motion is called rectilinear motion. अब आप एक पत्थर लीजिए, उस पत्थर को एक धागे से बांध दीजिए। अब उसको अपने हाथ से इस तरीके से घुमाइए, तो घुमाने पे क्या होगा, हमको स्टोन का मोशन किस तरीके से हो रहा है वो पता चल जाएगा। तो ये जो सर्कुलर पाथ में स्टोन का मोशन हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के मोशन को सर्कुलर मोशन में मतलब सर्कुलर मोशन कहा जाता है। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, फिर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, ये मेरा ओवल बन गया, सर्कल है। जब किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ में मूव कराया जाता है तो उसका मोशन कैसा होता है, सर्कुलर मोशन होता है। ये आपका फैन वगैरह है, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे किसमें है, और सर्कुलर मोशन में है। अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन के अलावा एक और है आपका, इसको समझ लीजिए। जब कोई भी चीज, मतलब सर्कुलर मोशन के अलावा यहाँ पे किधर गया, ये हो गया आपका फैन, ठीक, ये हो गया आपका फैन। अब वैसे तो ये मोशन मतलब इस तरीके से जो ये इसकी पंख, ये फैन है, ब्लेड्स हैं, ये तो सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, लेकिन इसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो भी तो मूव कर रहा होता है, और अपनी ही जगह पे मूवमेंट कर रहा होता है, अपनी ही जगह पे मोशन में होता है। जब कोई भी चीज अपनी ही जगह पे घूम रही हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रोटेशनल मोशन। मतलब वो चीज मोशन में तो है, मूव तो कर रही है, लेकिन अपनी ही जगह पे मूव कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, रोटेट कर रही है। मतलब कि वो किस मोशन में है, वो रोटेशनल मोशन में है। फिर है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ टाइम में अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रही है, जिसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। जैसे कि झूला झूल रहे हैं, तो झूला झूलने में क्या होता है, ये झूला है, अब यहाँ पे पहले इस डिस्टेंस पर है, यहाँ पे झूला, अब कुछ देर बाद क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे जाएगा। मतलब ये किस तरीके का मोशन हो रहा है, ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। तो कोई भी चीज अगर टू एंड फ्रो फॉर्म में मोशन करती है, तब उस मोशन को क्या कहा जाता है, पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। और ये जो टू एंड फ्रो होता है, ये भी ध्यान रखिएगा कैसे होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होता है। तो जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई भी चीज टू एंड फ्रो फॉर्म में मूव कर रही है, मोशन कर रही है, तो उस मोशन को क्या कहा जाता है, पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। जैसे कि पेंडुलम है, या फिर सितार या गिटार के जो वायर्स होते हैं, तो वो सारे किस में होते हैं, पीरियोडिक मोशन में होता है। एक वॉच है, वॉच की ये जो लेंथ है, जो ये पेंडुलम के फॉर्म में, ये भी पीरियोडिक मोशन में होती है। तो ये सारे क्या हो गए, ये हो गए पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल है आपके, branch of a tree moving to and fro, motion of a child on a swing, strings of a guitar और the membrane of drum, ये सारे क्या हैं, पीरियोडिक मोशन में होते हैं। और ये जो रिपीट्स करते हैं, मतलब कि हर कुछ देर पर जो ये अपनी मोशन को रिपीट करता है, उसको तो पीरियोडिक मोशन कहते ही हैं। इसके अलावा फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में ये रिपीटेशन होता है। तो ये हमने क्या पढ़ा, 3 तरीके के मोशन पढ़े। कौन कौन सा, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में ही आपका वो रोटेशनल वाला भी आएगा, और इसके अलावा लास्ट क्या था हमारा, पीरियोडिक मोशन। तो 3 टाइप के मोशन हो गए हमारे। अब इसके बारे में और ज्यादा डिटेल से हम 7th क्लास में जो मोशन है उसमें पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो जो ग्राउंड पर बॉल मूव करती है या मोशन में होती है, वो एक तरीके के नहीं बल्कि एक साथ ही 2 तरीके का मोशन कर रही होती है। मतलब कि वो रोटेट भी कर रही होती है, और इसके अलावा वो स्ट्रेट पाथ में भी चल रही होती है। तो हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रेट पाथ में चल रही है, इसलिए रेक्टिलिनियर मोशन में भी है, और क्योंकि वो रोटेट कर रही है अपनी ही जगह पे, तो वो रोटेशनल मोशन में भी है। तो इस तरीके से एक साथ 2 मोशन में एक ही चीज हो सकती है। जैसे कि हम मून को भी देखते हैं, मून है या अर्थ है,
वो अपनी ही जगह पे भी रोटेट करते रहते हैं, तो रोटेशनल मोशन में भी होते हैं। और मून है वो अर्थ के भी चारों तरफ घूमता रहता है, मोशन किया करता है, तो वो मतलब सर्कुलर मोशन में भी होता है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन भी एक सेम चीज का हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, मोशन क्या है, मोशन इज अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। मोशन क्या है, चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। समय के सापेक्ष जब किसी भी वस्तु के पोजीशन में बदलाव होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। और जो ये पोजीशन में चेंज है वो किस चीज के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है, डिस्टेंस के थ्रू। मतलब कि अगर कोई चीज मोशन में आई यहां से लेकर के यहां तक, तो हम पता कैसे लगाएंगे कि कितना मोशन में आया, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम मेजर कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा मोशन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हुआ। तो जब हमको डिस्टेंस पता चल जाएगी तो डिस्टेंस पता करने पे वो फास्ट मोशन में था या स्लो मोशन में था, हम इसको भी पता कर सकते हैं। जैसे कि ग्राउंड पर स्नेल है, वो मूवमेंट करता है, अब वो धीरे कर रहा है। बटरफ्लाई है, वो फ्लावर टू फ्लावर जब फ्लिटिंग कर रही होती है तो उस टाइम भी मोशन में है, लेकिन वो फास्ट मोशन में कर रही है क्योंकि वो थोड़े ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब कि वो फास्ट मोशन में है। और अगर ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस कवर की जाती है तो इसका मतलब कि वो स्लो मोशन में है। जैसे कि स्लो मोशन में हमारा क्या आएगा, स्नेल आ जाएगा, और फास्ट मोशन में क्या आ जाएगा, बटरफ्लाई। ऐसे ही आसपास अगर हम देखें नदियां बह रही हैं या एरोप्लेन उड़ रहा है, सन मून अर्थ ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें आसपास हमारी जितनी भी चीजें हैं वो सब किसी ना किसी फॉर्म में मोशन में ही होती हैं। यहाँ तक कि जब आप आगे की क्लासेस में देखेंगे तो उसमें देखेंगे जो ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनके अंदर के भी जो एटम्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली किस मोशन में, वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं, मतलब अपनी ही जगह पर रोटेट कर रहे होते हैं और वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आसपास हमारी जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें किसी ना किसी फॉर्म में हमेशा ही मोशन में होती हैं। तो ये था हमारा चैप्टर मेजरमेंट एंड मोशन का, जिसमें हमने मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, कितने टाइप के होते हैं उनको समझा, डिस्टेंस के बारे में समझा, डिस्टेंस के टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कैसे स्लो और फास्ट होती है इसको समझा हमने। मेजरमेंट पढ़ा, मेजरमेंट में कैसे पुराने के टाइम में हम लोग मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज करते थे, आज के टाइम में किन स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज किया जाता है, और कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या हैं आज के टाइम में, जिससे कि किसी भी तरीके का कोई फ्लक्चुएशन ना हो मेजर में या फिर डेटा में। तो इन सब चीजों के लिए मेजरमेंट का यूज किया जाता है। तो मेजरमेंट और मोशन चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, उनकी हिस्ट्री थी, उनको हमने इस चैप्टर में देखा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। थैंक यू।